जैसा कि टाइटल ही आपको देख के लग गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का जो मेंस का पेपर है। और ये पेपर डिस्कस करने के पीछे का दो लॉजिक है। नंबर पहला, 85% के अप्रोक्सीमेटली आपके सिलेबस कवर हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ने क्लास अटेंड किया हुआ है। ये भी चेकआउट करना है मुझे कि जितना भी लेक्चर्स आपके हुए हैं, जो भी टॉपिक्स कवर हुए हैं, क्या उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आप सही तरीके से जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और आपके आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है। एज वेल एज इस पेपर के डिस्कशन का एक और भी आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको इससे ये पता चलेगा कि आपकी अभी स्टडी का स्टैंडर्ड कितना है। आपको और कितना ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, किन किन टॉपिक को आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो होपफुली कि सब लोगों की तरफ आवाज मेरी प्रॉपर्ली सुनाई दे रही होगी, और सारे क्वेश्चंस पे मैं सब लोगों का इनपुट चाहूंगा। और देखा जाएगा कि हाँ, कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है। और लेक्चर्स को प्रॉपर्ली आप लोग सुनिएगा, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो कि शायद आप लोगों को भी क्लासेस में नहीं बताया गया होगा, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके बने नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इस वाले पेपर में जो कि अभी आपके सामने शेयर किया गया है, इसमें माइक्रोबायोलॉजी से और इम्यूनोलॉजी से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, इन सब से हैं। जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स का आई थिंक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो जिन जिन लोगों का भी जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी का पोर्शन अगर किसी भी कारण से छूट भी गया था, क्लास जब भी चल रहा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होपफुली कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का जो पोर्शन था, वो शायद मेरे ख्याल से सब लोगों ने अटेंड किया हुआ था, किसी का मिस नहीं हुआ। तो देखते हैं हम लोग कि अभी क्या कंडीशन है आप लोगों की प्रिपरेशन की। रेडी है आप लोग? ओके, होपफुली कि ये पेपर्स आप लोगों ने देखा भी होगा, और ये बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि हाँ क्या है कैसे है, और कितने क्वेश्चंस आएंगे। अगर नहीं देखा तो ये पेपर आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग उसको देख पाएंगे कितने क्वेश्चंस हैं, और कौन कौन से सेक्शंस में कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे, कितना आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करने करेंगे कि क्या हिसाब है क्वेश्चंस का। ओके, सेक्शन ए में आपको यहाँ पे दे रखा है ईच क्वेश्चन इज ऑफ 12 मार्क्स, एंड ईच सब पार्ट हैव ए एंड बी और फॉर 6 मार्क्स। आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि एक क्वेश्चन में दो पार्ट होंगे, और दोनों जो पार्ट होंगे बेसिकली आपके 6-6 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से हर जो क्वेश्चन है अपने आप में 6 नंबर का वेटेज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके दो सेक्शन है, ए और बी, तो ये आपका 6 मार्क्स का होगा, ये भी आपका क्या होगा, 6 मार्क्स का होगा। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द पेंडोरा एंड पेनिका कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिजीज एंड हाउ इट इज इवॉल्व इनटू जर्म थ्योरी ऑफ अ डिजीज। ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, और अगर माइक्रोबायोलॉजी का आप लोगों ने थोड़ा बहुत बुक पढ़ा हुआ होगा तो ये चीज आपको पढ़ने को मिलेगी। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये दोनों टर्म पहले भी सुनने को मिला है, और कहीं अपने यूजी, पीजी, CSIR की प्रिपरेशन या वॉट एवर आप जो कर रहे हैं, कहीं पे ये आपको पढ़ने को या जानने को मिला है? कितने लोग ऐसे हैं? आप लोगों की आवाज आ नहीं रही मेरे पास। अभी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो? हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, अभी क्या दिख रहा है? अच्छा, ओके ओके ओके। मेरा सवाल ये था, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो वर्ड है पेंडोरा एंड पेनिका, ये आप लोगों ने टर्म सुना हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में? वेरी गुड। उसी से हमारा काम भी हो जाएगा, और जम थ्योरी की अगर आपको समझ है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप उससे आसानी से काम भी कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे जम थ्योरी का क्या कंसेप्ट है, और ये जम थ्योरी में जम किस चीज को डिनोट करता है। एक बार एग्जाम में सवाल यही पूछा गया है, इन द concept of in the reference of a germ theory, germs denote that only living, non-living, non-living and living both। तो अगर आपसे मैं यहाँ पे डिफाइन करने के लिए बोलूँ कि व्हाट इज द मीन ऑफ अ जर्म, जर्म थ्योरी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एक किसी चीज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, इस पे डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाह रहे हैं व्हाट इज द मीन ऑफ अ जर्म। कैसे आप ये डिफाइन करेंगे कि जर्म का क्या मीन है?
एनी वन ऑफ यू? हम्म। ओके। रानू का आंसर है कि जर्म्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कोई भी माइक्रोब्स लाइक एज बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस एक्सेट्रा। सो अगर मैं आपको यहाँ पे रानू दो ऑप्शन दूं, लाइक एज अगर आपको यहाँ पे मैंने जर्म लिख दिया और इसको कैटेगराइज किया जाए कि ओनली लिविंग, ओनली नॉन लिविंग और बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो क्या ऑप्शन लगाएंगे आप जर्म को लेकर के? बताइए, ये सभी लोगों से सवाल है। बोथ। बोथ। ओके। ओके, सो होपफुली कि ये सबको पता होगा, और नहीं भी है तो आप यहाँ पे जान लीजिए। जर्म्स बेसिकली डिफाइन किया जाता है कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव एजेंट जिससे कि डिजीज हो सकता है, उस एजेंट को आप जर्म के नाम से जानते हैं। इनिशियली इसको डिफाइन किया गया था कि कोई भी बैक्टीरिया हो, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले जो स्टडी किया गया था वो बैक्टीरिया था। बाद में चल करके जैसे हमारी टेक्निक्स इवॉल्व होती गई और नॉलेज बढ़ता गया, तो फिर फंगस, प्रोटिस्टा और इसके साथ साथ में वायरस, ये सारी स्टडी होती गई। स्टार्टिंग में इनिशियली जर्म्स को डिनोट किया गया था कि डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम जर्म्स बोल सकते हैं, बट बाद में डेफिनेशन ये चेंज हुआ और बताया गया कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि डिजीज को स्प्रेड कर सकता है, डिजीज को कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से डिजीज हो सकता है, उसको आप जर्म के नाम से जानते हैं। और ये लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल अभी आप लोगों ने दिया कि वायरस एक बेसिकली इन्फेक्शियस एजेंट है। वो कोई लिविंग पार्ट नहीं है या लिविंग सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, वो सिर्फ डिजीज कॉज करने वाला क्या है, एक एजेंट है। तो वायरस को आप डिफाइन करते हैं एज अ डिजीज कॉजिंग एजेंट या इन्फेक्शियस एजेंट। सो जर्म जो है वो डिनोट करता है दोनों टाइप्स के पॉजिटिव एजेंट्स को, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो लिविंग्स में आपके बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्टा, ये सारे आ जाते हैं, और नॉन लिविंग में आपको वायरस, प्रियॉन्स एंड वायरवाइट्स, ये तीनों टर्म्स लिए जाते हैं। कभी कभी आपको एग्जांपल भी देकर के पूछा जाता है कि ये प्रियॉन्स है और वायरवाइट्स हैं या फिर आपका वायरस है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जर्म को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे भी कुछ करके सवाल आपसे पूछा जाता है। अगर इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएं तो आपको घबराना नहीं है, आपको समझना है कि ये सब के सब डिजीज कॉज करने वाले क्या हैं, एजेंट हैं, और ये सब आपके नॉन लिविंग कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया भी गया है कि प्रियॉन्स क्या है, एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है। ये डिजीज कॉज करने वाली क्या है, प्रोटीन होती है। वायरस आपका जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है और ये डिजीज को कॉज करता है। वायरसेस के बारे में आप जानते हैं, वायरस को आप नेकेड वायरस के नाम से भी जाना जाता है, इसके नाम से नेकेड वायरस। क्यों? तो बोल सकते हैं, जैसे आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि वायरस में दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होती है क्या, दैट इज अ प्रोटीन कोट, मीन्स प्रोटीन होता है, और दूसरा उनका क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस को आप केमिकली डिफाइन कैसे करते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन कंपोनेंट, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन कंपोनेंट। वायरस जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, दैट इज उसकी प्रोटीन की कैप्सिड जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, और बाकी उसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, इधर आरएनए और डीएनए। सो आरएनए और डीएनए क्या हो गया, आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, और उसकी कैप्सिड क्या हो गई, प्रोटीन की हो गई। तो न्यूक्लियो प्रोटीन केमिकली डिफाइन किया जाता है वायरस को। वायरस को आप डिफाइन करते हैं कि जब ये कैप्सिड जो होती है उसको रिमूव कर दिया जाए या कैप्सिड की लेयर उस पर ना पाई जाए, सिर्फ ये हो, तो उसको आप बोलते हैं वायरस। सो इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड को वायरस बोल सकते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स को आप प्रियॉन्स बोल सकते हैं। वायरस के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये एक इन्फेक्शियस कॉज, इन्फेक्शन कॉज करने वाला क्या है, एजेंट होता है। सो जर्म थ्योरी आपको क्या बताती है, या जर्म थ्योरी बेसिकली आपकी इवॉल्व और मॉडर्न थ्योरी है जो कि प्रीवियस वाले थ्योरी को सपोर्ट करता है। तो आते हैं यहाँ पे पेंडोरा एंड पेनिसिया वाले कॉन्सेप्ट पे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके ऐसा एजप्शन था कि डिजीज कोई बाहर से होने वाली चीज है, और ये ऐसे नेचर में उसमें कोई लिविंग सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। प्रकृति की देन है, ये भगवान की देन है कि ऐसे किसी को भी डिजीज हो सकता है, उसके पीछे कोई लिविंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस तरीके से ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के पहले स्टार्टिंग में बताया गया था कि
स्पॉन्टेनियस जनरेशन और अबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि लिविंग सिस्टम्स की ओरिजिन अपने आप से हुई है और लिविंग सिस्टम की ओरिजिन किसी नॉन लिविंग से हुई है। सिमिलरली उसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपको डिजीज के लिए भी दिया गया था। स्टार्टिंग में जब हमारे पास जर्म थ्योरी नहीं आई थी, उसके पहले फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की थी और बताया था कि जो डिजीज होता है वो ऐसे बाहर से मीन्स आउटसाइड से होकर के आता है कोई चीज, और किसी को डिजीज हो सकता है। ये एक एक तरीके से मतलब गॉड गिफ्टेड है या ये एक दैविक प्रक्रिया है। इसमें किसी एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई किसी एजेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, ना ही कोई लिविंग कंपोनेंट है। ये भगवान की मर्जी से होने वाला एक प्रोसेस है। तो ये कॉन्सेप्ट काफी टाइम तक चलता रहा, बट बाद में चल करके जब ही इन सबका मीन्स माइक्रोब्स माइक्रोबायोलॉजी जो ब्रांच है वो स्टैब्लिश हुई, माइक्रोब्स के बारे में स्टडी किया गया, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की गई, और तब जब ये देखा जाने लगा कि नहीं, डिजीज को होने के लिए डिजीज कोई ऐसी दैवी प्रथा नहीं है और ऐसा कोई भगवान की तरफ से दिया गया प्रकोप नहीं है। ये इसके पीछे छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं जो कि नॉर्मली इनविजुअल होते हैं, उनको हम देख नहीं पाते, और जिन चीजों को हम देख नहीं पाते उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि हाँ, ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। राइट, जैसे राइट गैस, अगर सिंपल भाषा में समझे तो जितने भी तांत्रिक लोग होते हैं उनको भूत दिखाई देता है। राइट, हमें और आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो भी तांत्रिक लोग होते हैं उनको भूत दिखाई देता है और अच्छे तरीके से उसको बोलते हैं, क्या उनसे बात करते हैं। वैसे ही हम साइंटिस्ट जो होते हैं, हम लोग भी क्या है, तांत्रिक हैं। हम लोग भी माइक्रोब्स को देखते हैं। बाकी नॉर्मल आदमी को पता नहीं चलता कि अच्छा ये बैक्टीरिया कैसा दिखाई देता है, कैसा नहीं दिखाई देता, लेकिन हम लोग माइक्रोस्कोप में लगा करके उसको देख पाते हैं कि इसका इसका स्ट्रक्चर ऐसा है और ये वाला सामान अगर आप खाएंगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली जैसे कि हमारे पहले के जमाने में या आज के जमाने में भी बहुत सारे बाबा तांत्रिक हैं जो कि भूत को देखते हैं और हमें और आपको दिलासा बताते हैं कि नहीं, अच्छा यहाँ पे ये कारण है, इसकी वजह से इनका तबीयत खराब चल रहा है, इसकी वजह से इनके साथ में ये मिसहैपनिंग हो गई। वैसे ही जो रिसर्चर्स होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी तरीके के तांत्रिक हैं। किसके? बैक्टीरिया के, मीन्स माइक्रोब्स के। माइक्रोब्स को देखने की क्षमता, माइक्रोब्स को देखने की जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो सिर्फ एक साइंटिफिक कम्युनिटी वाले लोगों की है, खास करके माइक्रोबायोलॉजी के। सब लोग उसको नहीं देख पाते हैं। सो जब किसी चीज को देखा नहीं जा पा रहा था, प्रिया जादव वांट्स टू ज्वाइन, जस्ट ओके। सो पेंडोरा एंड पेनिसिया जो कॉन्सेप्ट है वो इसी बात पे बेस्ड था कि डिजीज कोई लिविंग सिस्टम के थ्रू नहीं कॉज होता है, ये एक भगवान का दिया हुआ चीज है और ये बाहर से होता है, ऐसे इंडिजिनस नहीं हो सकता है, अंदर में कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जिससे कि आपको डिजीज हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट चलता रहा। फ्रैंकलिन को क्रेज आता है इस चीज को समझाने के लिए, और जब भी आपको इसका मटेरियल देंगे तो उसमें बकायदा पूरा कॉन्सेप्ट आपको लिखा हुआ रहेगा। पूछा गया है यहाँ पे सवाल, थोड़ा घोष पोष ज्यादा हो गया, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। सवाल यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि, अरे ये साफ क्यों नहीं हो रहा? सवाल यहाँ पे पूछा गया कि ये पेंडेरा एंड पेनिसिया का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे ये इवॉल्व हुआ जर्म थ्योरी में। तो यहाँ पे दोनों का रिलेशन है। जर्म थ्योरी आपकी एडवांस और राइट नाउ साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्ट की जाने वाली थ्योरी है डिजीज के रिगार्डिंग में, कि कैसे डिजीज स्प्रेड होता है, डिजीज कैसे कॉज होते हैं। राइट, और इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट है, जिनमें किसी भी पॉजिटिव एजेंट का कोई रोल नहीं था, ऐसा माना जाता था कि हाँ, ये गॉड की तरफ से दिया गया एक अभिशाप है और किसी को भी ऐसे हो सकता है। राइट, तो इन दोनों का आपस में लिंक पूछा गया है, तो आपको पहले बताना होगा इस क्वेश्चन में कि हाँ, इनका क्या कॉन्सेप्ट है। पहले स्टार्टिंग में जब ही हमारा माइक्रोबायोलॉजी का जो ब्रांच है वो स्टैब्लिश नहीं हुआ था, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये सारी चीजें नहीं हो पाई थी, तो हम मतलब साइंटिफिक जो कम्युनिटी थी वो माइक्रोब्स को देखने में असमर्थ थी। दैट मीन्स वो देख नहीं पाता था और दैट इज वाई उस पर स्टडी नहीं हो पाई थी। तो ऐसा बिलीव किया गया कि जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा, दैट मीन्स वो गॉड रेगुलेट कर रहे हैं, भगवान की तरफ से वो दिया जा रहा है। लेकिन जैसे 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 सेंचुरीज पास आउट होती चली गई और माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच का स्टैब्लिशमेंट हुआ और माइक्रोब्स मीन्स बैक्टीरिया की स्टडी की गई, देखा गया, तब जाकर के धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि नहीं, डिजीज जो होता है वो ऐसे कोई भगवान का मतलब दिया हुआ अभिशाप नहीं है, ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं होता है। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे एजेंट्स होते हैं और उन्हीं एजेंट्स को जर्म का नाम दिया गया। और उन जर्म्स में सारी चीजें आती हैं, लाइक एज ए बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्टा, वायरस, प्रियॉन्स, वायरस एक्सेट्रा। ये सब आपके क्या है, डिजीज को कॉज करने वाले क्या है, एजेंट है। सो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को ही आप
जर्म बोलते हैं, और उसके रिगार्डिंग जो थ्योरी दी गई उसको जर्म थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये थ्योरी आपको यही बताता है कि जो डिजीज होती है वो डिजीज को होने के लिए किसी न किसी फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, मीन्स एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और डिजीज होने के लिए उस पैथोजन का किसी भी होस्ट सेल में एंट्री होना बहुत जरूरी होता है, और वो एंट्री ही डिसाइड करता है कि आपको डिजीज कितना कैसा होगा या कैसा नहीं होगा। लाइक एस अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है और आपके बॉडी में वो जो भी पैथोजन है अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में एंट्री नहीं कर पा रहा है, तो शायद आप उस डिजीज से बचे रहेंगे। मीन्स कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि सपोज अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि ये कोई इन्फेक्शियस एजेंट है और यहाँ पे दो कोई इंडिविजुअल हैं, ए और बी, और इन दोनों ही इंडिविजुअल को अगर सेम काइंड का पैथोजन अगर क्या करता है, इनकाउंटर करता है, तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि इन दोनों के ऊपर ये वाला जो एजेंट है उसका जो इम्पैक्ट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन ससेबिलिटी एंड देयर ओन इम्यूनिटी। जैसा उनका खुद का उस पैथोजन को लेकर के ससेबिलिटी होगी, या उनकी बॉडी का जो इम्यूनिटी होगा कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो पैथोजन के इंटेंसिटी के साथ साथ होस्ट की भी अपनी जो खुद की ससेबिलिटी है और इम्यूनिटी है, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो डिजीज उसको कॉज करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो उसकी सीवियरनेस कितनी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंट पे ही डिपेंड नहीं करता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करेगा। अगर होस्ट ऑर्गेनिज्म का डिफेंस सिस्टम काफी स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो एजेंट का जो इम्पैक्ट होगा वो उतना सीवियर नहीं होगा। जबकि अगर एक ऑलरेडी हेल्थ का इशू है उसके साथ में और उसका इम्यूनिटी बहुत अच्छे से नहीं है, और वही सेम काइंड का पैथोजन जो अगर उसको इनकाउंटर करता है, तो उस पे इम्पैक्ट क्या होगा, ज्यादा सीवियर होगा। इस फर्स्ट क्वेश्चंस के पहले वाले जो क्वेश्चंस में रिलेशन आपसे पूछा गया था, ये यही कि ये दोनों क्या है और इसमें आपको कैसे इसमें रिलेशन दिखाना है। तो आपको यहाँ बताएंगे कि पेंडोरा और पेनिसिया जो कॉन्सेप्ट है ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, जब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोस्कोप्स का, धीरे धीरे चलते, और इनके अकॉर्डिंगली ये माना जाता था कि हाँ डिजीज ऐसे गॉड गिफ्टेड चीजें हैं और गॉड के थ्रू रेगुलेट की जाती है, वहाँ पे कोई लिविंग सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जबकि जर्म थ्योरी हमको बताती है कि डिजीज कॉज होने के लिए किसी पॉजिटिव एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और पॉजिटिव एजेंट्स आपके वो बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्टा, वायरस, प्रियॉन्स एंड वायरसेस हो सकते हैं, और इन सभी को कलेक्टिवली आप जर्म के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, और आपको यहाँ पे बकायदा कम से कम 2 से ढाई पेज अगर आप लिखते हैं तो आप आसानी से मार्क्स में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। लिखने का सबका अपना तरीका अलग होगा। ऑलरेडी प्रीवियस 2 लेक्चर में आपको राइटिंग को लेकर के ही बहुत सारे स्टेटमेंट मैंने बताया और समझाया भी कि आप कैसे इसको अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, राइटिंग को कैसे आपको लिखना है, ये सारी चीजों डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो होपफुली कि अभी आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये वाले क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया था और क्या आपको इसमें बताना है। अभी भी अगर किसी को डाउट है इन दोनों टर्म्स में, दैट मींस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एंड पेंडोरा एंड पेनिसिया कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, तो आप लोग पूछ सकते हैं जो लोग अभी लास्ट में ज्वाइन हुए हैं। तो अदरवाइज हम लोग आगे मूव करेंगे बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सभी पे डिस्कस करना जरूरी है। तो हम लोग आगे मूव करते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो वो एक बार फिर से रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को देखने के बाद जब भी अगर आपका प्रॉब्लम रहेगा तो आप नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके जी। ओके, सो आगे हम लोग मूव करते हैं और होपफुली कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पेपर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का ही, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टरलाइजेशंस, टिंडलाइजेशंस एंड पास्चुराइजेशंस अगेन फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी का ये 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिला, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं मतलब बी वाला पार्ट का, ये सब लोगों ने अगर जितने लोगों ने भी मास्टर डिग्री अपनी बायोटेक्नोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से या मॉलिक्यूलर से किया हुआ है, तो सभी लोगों को ये पढ़ाया जा चुका है और सब लोगों को मेरे ख्याल से आइडिया होगा अच्छे तरीके से। सो इसको बहुत जल्दी से हम लोग यहाँ पे समराइज कर लेंगे। स्टरलाइजेशन एक कॉमन टर्म दिया जाता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी सरफेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सिस्टम से किसी इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट्स को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, तो उसको आप स्टरलाइजेशन वर्ड बोलते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन का लिटरली जो मीन है वो यही बताता है कि हाँ इस प्रोसेस के थ्रू आप जो हार्मफुल एजेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, आप रिमूव करते हैं। अब स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को फर्दर कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और उसी कैटेगरी में आपका ये टिंडलाइजेशन की प्रोसेस आती है। टिंडलाइजेशन भी एक आपका स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में है। इस वाले प्रोसेस से किसी भी टाइप के
डिजीज कॉज करने वाले एजेंट्स के बचने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है। इवन जो आपके इंडोस्पोर्स होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग जो फंगस या बैक्टीरिया होते हैं, वो स्पोर्स को भी किल करता है इस प्रोसेस के थ्रू। करते क्या है इसमें, इस किसी भी चीज को आपको टेंडलाइजेशन करना होता है, उसको क्या करते हैं, जार में रख करके उसको पानी में बहुत अच्छे से 15 से 20 मिनट क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। टेम्परेचर डिग्री 100 से लेकर के 100 से ज्यादा भी दे सकते हैं। ड्यूरेशन आपका बढ़ता रहता है, 15 से 20 मिनट आप उसको क्या करते हैं, ठीक मतलब बॉयल करते हैं, तो जिससे कि आपके जो भी नॉर्मली फंगस है, बैक्टीरिया है और स्पोर फॉर्मेशन करने वाले हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। तो टिंडलाइजेशन को आप सिंपल एक लाइन में समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू वेजिटेटिव एंड नॉन वेजिटेटिव दोनों टाइप के जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स को किल किया जा सकता है और किसी भी सरफेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस फ्री या डिजीज कॉज करने वाले एजेंट से फ्री उसको बनाया जा सकता है, राइट। सो टेंडलाइजेशन इज ऑल्सो मेथड ऑफ या प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन, बट यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ होती है स्टरलाइजेशन, जिससे कि किसी भी एजेंट्स के बचने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। पॉस्चराइजेशन जैसा कि आपको पता है अच्छी तरीके से, ये मिल्क के केसेस में यूज किया जाने वाला क्या होता है, प्रोसेस होती है। आप मिल्क को क्या करते हैं, एक नॉर्मल 60 to 65 डिग्री सेल्सियस से पहले बॉयल करते हैं, फिर उसका उसको कूल कर देते हैं। तो उस पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस में होता क्या है कि सिर्फ जो मतलब कि मिल्क को एक तरीके से डिग्रेड करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किल किया जाता है, बट पॉस्चराइजेशन की प्रोसेस से आप स्पोर या फिर आपके जो स्पोर फॉर्मिंग जो फंगस या बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करना पॉसिबल नहीं होता है। तो पॉस्चराइजेशन जो टर्म है वो आपका स्पेशली मिल्क के केस में यूज किया जाता है, और इस प्रोसेस के थ्रू आप मिल्क में पाए जाने वाले जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जिनकी वजह से मिल्क आपका सोर हो जाता है और उसका जो टेस्ट है वो खराब हो सकता है, उसके जो प्रोटीन है वो खत्म हो सकते हैं, उन बैक्टीरिया को किल किया जाता है ताकि जो मिल्क है उसका जो ड्यूरेशन है वो क्या हो सके, बढ़ सके और वो काफी टाइम तक ऐसे रखा रहे तो खराब ना हो। स्पेशल केस है मिल्क के लिए। पॉस्चराइजेशन स्टेरिलाइजेशन आप किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसमें वही किया जाता है कि पूरे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वाटर में रख करके 15 से 20 मिनट पूरा एकदम अच्छे तरीके से बॉईल करते हैं। इससे आपके जितने भी वेजिटेटिव है, नॉन वेजिटेटिव मीन्स नॉर्मल सेल्स के साथ साथ में आपके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जो कि स्पोर्स भी बना सकते हैं, स्पोर फॉर्मिंग फंगस या बैक्टीरिया, उनको भी क्या किया जाता है, किल किया जाता है। स्टरलाइजेशन आपका नॉर्मल प्रोसेस है किसी भी सरफेस को इन्फेक्शंस रिमूव करने के लिए या फ्री बनाने के लिए, और उसके अंदर में ये दोनों आते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया था, तो आप डिफरेंस आसानी से बता सकते हैं, और इनको पहले आपको डिफाइन करना होगा, देन आप इनको ऐसे टेबल बना करके वन साइड करके बता सकते हैं कि हाँ इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, इससे क्या कर सकते हैं, इससे क्या हो सकता है, कब कहाँ पे आप इसको यूज करेंगे, तो ये आसानी से सवाल आपका हो जाएगा। सो होपफुली कि अभी आप लोगों को इसके बारे में आइडिया लग गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से चीजें आपको इसको लिखनी है। 12 नंबर का क्वेश्चन था ये, पहला नंबर वाला। इसमें ए और बी दो पार्ट आपको दे रखा था, 6 6 नंबर में आपको लिखना था। और अगर आप इसको डिफाइन करेंगे स्टरलाइजेशन, फिनलाइजेशन और पास्चराइजेशन को, दिन इसके बाद अगर आप डिफरेंस बताएंगे टेबल बना करके, तो डेफिनेटली 2 पेज आप अच्छे तरीके से उसको स्पेस कवर कर सकते हैं, और 2 पेज अगर आपने कर दिया 6 नंबर क्वेश्चन के लिए, सो इट्स मोर देन इनफ, तो आसानी से आप इसमें मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। एग्जामिनर कितना भी मतलब रूड बिहेव करेगा आपके साथ में, तो भी आपको 6 नंबर से में से 4 नंबर तो देके ही जाएगा। Okay, so what next question है, what are the relative merits and demerits of using gold and tungsten particle of for ballistic transformation for plant cells? ये आपका जीन ट्रांसफर मेथड से मीन्स बायोटेक्नोलॉजी का ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके किससे थे, दैट इज द माइक्रोबायोलॉजी। आप ये भी देखते चलिए कि कितना वेटेज है आपके बाकी सारे यूनिट्स का, और ये जो आपका क्वेश्चन है किससे, दैट इज द बायोटेक से है, वो भी स्पेशली प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से, राइट। तो किसी को आइडिया है इसके बारे में, बायोलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में? जी हाँ, जीन गन मेथड। हाँ, जीन गन मेथड के नाम से भी आपको पढ़ने को मिलता है ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, और ये डायरेक्टली डीएनए और आरएनए का क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है प्लांट सेल्स के केस में। इस मेथड को आप बोलते हैं दैट इज द बायोलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन और जीन गन मेथड, राइट। तो जीन को मतलब कि डीएनए को ट्रांसफर करने का कई सारा मेथड है, आपको प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना भी रहेगा।
उसमें से आपको ये दिया गया है बायोलिस्टिक को लेकर के, जिसको जीन गन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड में किया यही जाता है, सपोज कीजिए अगर आपका ये पूरा प्लांट का पार्ट है, मतलब लीफ है, और आपको इस लीफ में क्या करना है, कोई भी जीन आपको इंसर्ट करनी है। तो क्या करते हैं कि जो भी आपका डिजायरेबल जीन होता है उसको पहले आप क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं टंगस्टन से या गोल्ड से, और इसको जीन गन में क्या करते हैं, फिट करते हैं, और इसको हाई प्रेशर के साथ में इसमें पंचर किया जाता है, और उस मशीन से पंचर करके इसके सेल्स में क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो इट्स अ डायरेक्ट मेथड ऑफ अ जीन ट्रांसफर इन प्लांट केस। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछा जाता है सवाल एमसीक्यूज में, अगर अगर आप में से किसी ने भी आईसीआर एआरएस नेट का एग्जाम अगर दिया है, या अगर आप लोग उसको देना चाहते हैं, नेक्स्ट जनवरी फरवरी में फॉर्म इसका आता है, तो वहां पे इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि वो लोग आईसीआर वाले ये सब सवाल, मतलब प्लांट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा पूछते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि जीन गन जो मेथड है वो डायरेक्ट में आता है या इनडायरेक्ट में आता है। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है जीन ट्रांसफर का, जहाँ पे एक मशीन होती है जिसको जीन गन बोला जाता है, और उसमें हाई प्रेशर होता है। जिस किसी भी पार्ट में इंस्ट्रक्शन करना होता है उसमें लगा करके उसको बहुत प्रेशर के साथ में जो भी डिजायरेबल आपके जीन होते हैं उनको क्या कहते हैं, इंसर्ट कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि टंगस्टन और गोल्ड का क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है। मेरिट और डिमेरिट पे बाद में आएंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि गोल्ड और टंगस्टन को यूज ही क्यों करते हैं, क्यों ये यूज किया जाता है, क्या इसका पर्पस क्या यूज करने का, किसी को आइडिया है कुछ? एक एक करके बोलिए कोई। वेरी, हाँ वेरी गुड। नॉन रिएक्टिव मेटल है। वेरी गुड। और कोई, और किसी के पास कुछ आंसर है? टंगस्टन को या गोल्ड को क्यों यूज किया जाता है जीन ट्रांसफर मेथड में? बोलिए, बोलेंगे तभी आपका जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो इधर तक आएगा, और मालूम चलेगा कि हाँ, वो आपका कितना सही आप समझ रहे हैं और कितना नहीं। राइट। और ऑब्वियसली ये क्लास डिस्कशन की है, तो डिस्कशन टू वे होना चाहिए, ना कि सिर्फ वन वे। तो आपका भी इनपुट का होना बड़ा जरूरी है। जिनको भी पता है वो फ्रिक्वेंटली बोलें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बात से आप एकदम निश्चिंत रहिए कि हाँ, आप बताएंगे तो गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, बताइए। ओके। अब लग रहा है कि नाम लेके ही बुलाना पड़ेगा क्या, कौन कौन है यहाँ पे? अमित ने बता ही दिया, शालिनी है, अनामिका है, और वर्षा है, अवेंजर है, और प्रिया है। ओके। सो कई लोग तो भी फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो शायद वो इस वजह से भी नहीं बोल पा रहे होंगे। एनीवे, अभी अमित ने कुछ देर पहले बहुत अच्छा आंसर दिया कि गोल्ड और टंगस्टन ये इनर्ट मेटल में आते हैं, या इनर्ट एलिमेंट के नाम से आप इनको बोल सकते हैं। इनर्ट का मतलब है कि ये दे आर नॉट रिएक्टिव, राइट। तो इनर्ट एलिमेंट होने के वजह से इनको क्या किया था, यूज किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे बनता है कि आपके पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे और भी एलिमेंट हैं जो कि इनर्ट हैं, तो फिर इन दोनों को यूज करने के पीछे का पर्पस क्या है? ओके। तो पहला चीज तो आपको ये समझ में आया कि ये एलिमेंट यूज ही क्यों किया जा रहा है, आपने इसको समझा। आपको ये भी जानना होगा कि इन मेटल की कोटिंग करने की जरूरत क्यों है। आपने पढ़ा, आपको बताया गया कि जो आपके जीन गन होता है उसमें हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर की वजह से आपका जो भी डिजायर्ड डीएनए है वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है, टूट जाता है। टूटने से बचाने के लिए उसको कवरिंग की जाती है, ताकि जो भी उसका प्रेशर है वो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ उसी मेटल के कोड पे पड़े, आपके डिजायरेबल डीएनए सीक्वेंसेस पे ना पड़े। सपोज कि अगर मान लीजिए आपका ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, और आप इस डीएनए को क्या करना चाहते हैं, प्लांट के सेल से इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है आपकी टंगस्टन और गोल्ड की, दोनों में से किसी एक का। तो जो भी आपका जीन गन से लगने वाला जो प्रेशर होगा वो सारा का सारा सिर्फ यही टॉलरेट करता है, इस डीएनए के स्टेबिलिटी पे, इंटीग्रिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है।
तो आपको यहाँ पे लिखना होगा और आपको जानना होगा कि गोल्ड या टंगस्टन की जो मेटल की कवरिंग की जाती है, इट्स अ पर्पजली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डीएनए स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। क्योंकि जीन गन जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफी हाई प्रेशराइज्ड होता है, और अगर उसको डायरेक्टली ऐसे दिया जाएगा तो पूरा पता लगा इंस्टॉल्ड तो बाद में होगा, लेकिन टूट टूट के पूरा न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में हो जाएगा। और अगर आपने अच्छे तरीके से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा है कि अगर वो सीक्वेंस अगर नहीं रहा तो फिर डीएनए होने का कोई मतलब नहीं है। सीक्वेंस का ही सारा खेल है और उसी से आपकी प्रोटीन बन रही है। सीक्वेंस डिस्टर्ब दैट मीन सब कुछ डिस्टर्ब। सो यूज क्यों करते हैं ये आप होपफुली क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम को टंगस्टन को क्यों यूज करते हैं। तो जैसा कि अभी अमित ने बताया कि ये दोनों ही एलिमेंट आपके क्या है, इनर्ट के कैटेगरी में आते हैं। इनर्ट होने का फायदा क्या है यही आपसे पूछ रहा है। फायदा सबसे ज्यादा ये है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे फ्री आयंस होते हैं, बहुत सारे। आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है दैट मीन्स आपका प्लाज्मा और आपके ब्लड वो एक तरीके का बहुत अच्छा मीडियम प्रोवाइड करता है आपके केमिकल्स को रिएक्ट करने के लिए और आयंस को फ्लो करने के लिए। कोई भी चीज अगर आपके आपके ब्लड में अगर ऐसे आयनिक फॉर्म में होता है तो वो आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्रिएट कर सकता है। अगर प्लांट से अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्लांट बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी हुई है, तो आरएस का नाम सुना होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसमें कि आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन आता है, और आपका ऑक्साइड आता है, और इसके बाद आपके H2O2 आते हैं। पढ़ा है आप लोगों ने ये। इनको आप बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। हमारी बॉडी में भी बनता है। जब कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस कंडीशंस में होते हैं तो हमारे सेल्स में चल रहे पीसीए साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉडी के ही सेल्स के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक H2O होता है, उस पे अटैक करता है तो OH बन जाता है। राइट, O2 है उस पे अटैक करेगा तो वो नेगेटिव ही बन जाता है। H2O से अगर रिएक्शन होता है तो H2O2 बन जाते हैं। तो स्ट्रेस कंडीशंस में हम लिविंग सिस्टम्स क्या, जो भी आपकी बॉडी में एटीपी को जनरेट करने वाले रिएक्शंस चल रहे होते हैं वहां से फ्री फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स का पुल जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स आपके सेल्स में, आपकी बॉडी में, आपके टिश्यूज में पाए जाने वाले नॉर्मल मॉलिक्यूल्स पे अटैक करके उन्हें रिएक्टिव एंड अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। और ऐसे ही रिएक्टिव और अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स को कलेक्टिवली हम लोग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन स्पीसीज इसलिए क्योंकि सब में क्या है, ऑक्सीजन है। रिएक्टिव इसलिए कि दे आर अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में चलने वाले नॉर्मल मेटाबॉलिक जो पाथवेज होते हैं उन पे इम्पैक्ट डालते हैं, उनको ब्लॉक करते हैं, उनके एंजाइम्स को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस कंडीशंस में किसी भी लिविंग सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या होती है, हैम्पर हो जाती है। सवाल आपसे पूछा जाता है कि अगर आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं तो आपकी बॉडी उतनी अच्छी एक्टिव नजर नहीं आती है, आपके फेस पे उतना कॉन्फिडेंस एंड ग्लो नजर नहीं आता जितना आप नॉर्मली फील करते हैं। कोई भी किसी को भी देख करके ये पहचान सकता है कि हाँ आप इंटरनली स्ट्रेस में है या नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, राइट। आपको आपके फेस को देख करके ये बताया सकता है कि हाँ आप बहुत अभी लाइट मूड में हैं या आप बहुत टेंशन वाले मूड में हैं, तो वो दिखता है अच्छे तरीके से। राइट, तो वो इम्पैक्ट किसका है, हमारे बॉडी में होने वाले मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस को लेकर के। तो यहाँ पे आपके बताया जा रहा है कि ये गोल्ड और टंगस्टन ये दोनों ही आपके इनर्ट काइंड के एलिमेंट होते हैं, और इनर्ट होने से फायदा ये होता है कि ये किसी से भी आपके सेल्स में, प्लांट सेल्स में जाने के बाद प्लांट सेल्स के जो भी एलिमेंट होते हैं उनसे किसी से भी इनका रिएक्शन नहीं होता, और रिएक्शन न होने की वजह से कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट ये नहीं कर पाते हैं, आसानी से मटेरियल को ट्रांसफर कर देते हैं और किसी से भी कोई रिएक्शंस नहीं करते हैं। सो दैट इज द मेरिट्स ऑफ यूजिंग गोल्ड एंड टंगस्टन इन अ जीन गन मेथड, राइट। डीमेरिट्स पे अगर बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि टंगस्टन और गोल्ड में दोनों में ज्यादा बेहतर कौन है तो आप क्या बताएंगे। हाँ, 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 बोलिए क्या बोल रहे हैं। हाँ, गोल्ड, गोल्ड बेहतर है क्यों। हाँ, हाँ, सुन रहा हूँ। रिएक्टिव ऑक्सीजन जो स्पीसीज बनती हैं जिनमें कि ये मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो ये जब बनता है तो आपके बॉडी में चलने वाले जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं,
लाइक एज अगर प्लांट होगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, रेस्पिरेशन हो रहा होगा, सेल डिवीजन हो रहा होगा, राइट, ग्रोथ हो रही होगी। इन सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनके एंजाइम्स को इनएक्टिव करता है, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म की जो एफिशिएंसी होती है वो डल हो जाती है, उसका ग्रोथ और उसके जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो स्लो हो जाती हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए लिविंग सिस्टम में आपने नाम सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट। आजकल बहुत चर्चा में चलता है ये, सब लोग बोलता रहता है कि हाँ हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं। विटामिन सी के बारे में सबसे ज्यादा बोला जाता है। आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक्स आते हैं जिनमें कि विटामिन सी का एक्सट्रैक्ट डाला जाता है, और आपको प्रचार किया जाता है कि अगर आप ये विटामिन सी से मिक्स किया हुआ अगर आप क्रीम या ब्यूटी प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं तो आपके चेहरे पे ग्लो आ जाती है, और उसी को देख करके लोग उसे परचेज आसानी से कर लेते हैं। तो साइंस को इन्वॉल्व किया जा रहा है मार्केटिंग में। अभी बहुत सारे ऐसे फेस वॉश हैं, बहुत सारे ऐसे फेशियल क्रीम हैं जिन पे कि आपको विटामिन सी लिखा हुआ और विटामिन सी से बना हुआ आपके पास बहुत सारे ऐसे फेस पे लगाने वाले लिक्विड्स एंड क्रीम्स मिलते हैं, और उनका काम यही है कि आपके बॉडी पे और आपके फेस पे जो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं उनको नलीफाई करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में भी एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। ये आपके एंजाइमेटिक भी होते हैं और नॉन एंजाइमेटिक भी होते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे नाम होपफुली आप लोगों ने सुना होगा कैटालेज का, एसओडी का, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का, परऑक्सीडेज का, नाम सुना है आप लोगों ने। प्लांट फिजियोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो फिर आपको अच्छे से ये सब मालूम होगा कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आरएस प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक में। तो बहुत सारे ऐसे चार एंजाइम होते हैं जो कि क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आरओएस को नलीफाई करने के लिए, जिनको क्या आप एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, कैटालेज, एसओडी, जीपीएक्स, एपीएक्स एक्सेट्रा। और नॉन एंजाइमेटिक में आपका आता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट आता है, और एनएडीएच आता है। तो एस्कॉर्बेट जैसा कि आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि विटामिन सी का वो होता है, तो इसलिए विटामिन सी सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, और बोला जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि ठंडी के दिनों में आप जितना विटामिन सी के जो ही फ्रूट्स हैं आप उनको खाते हैं तो आपके बॉडी पर, आपके फेस पे हमेशा ग्लो बना रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि टंगस्टन को यूज करने का बेनिफिट क्या है। आपने यहाँ पे देखा कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, मीन्स इनर्ट होते हैं, तो किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करेंगे और कोई भी टॉक्सिक केमिकल नहीं बनाते, कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं। तो आपके मतलब प्लांट के सेल्स में जाने पर ये कोई टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। सवाल यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपको टंगस्टन और गोल्ड दोनों में से चूज करना हो कि कौन बेटर है तो आप क्या बताएंगे। एक लोगों ने, आई थिंक शालिनी है, जिन्होंने आंसर किया कि सर गोल्ड अच्छा रहेगा। तो और कोई बताना चाहेगा टंगस्टन और गोल्ड में ज्यादा बेटर कौन रहेगा? जी, वेरी गुड। क्यों? टंगस्टन। जैसे कोई बताइए रिएक्शन जो कि आपकी बॉडी में हो रही हो जिसको इनहांस कर रहा हो ये। ओके ओके ओके। इनके पास लॉजिक है कि शायद इसलिए भी क्योंकि टंगस्टन हीट रेजिस्टेंट होता है। वेरी गुड। और कोई? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पे आपको अपने जो इंटेलेक्चुअल होते हैं उनको लगाना होता है, उनके पीछे का। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे जो ये जो सवाल आपके सामने ये दिख रहा है, अगर यहीं पे एक दूसरा सवाल मैं फ्रेम कर दूं कि राइट द एडवांटेज ऑफ अ टंगस्टन और और ऑन द गोल्ड, तो अगर आप इसको सवाल को इस तरीके से बना दिए तो आप क्या लिखेंगे? टंगस्टन का फायदा है या गोल्ड का फायदा है? तो आपने अभी यहाँ पे बताया, एक लोग बता रही है गोल्ड का फायदा है, बाकी दो से तीन। हाँ।
ओके, योर आंसर इज कंसिडरेबल। सो इन्होंने बताया, रानू का कहना ये है कि गोल्ड काफी कॉस्टली है, और गोल्ड चूंकि मतलब टंगस्टन से इसका साइज बड़ा होता है, तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से टंगस्टन ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। तो चलिए सम अप करते हैं इन दोनों सवालों को। तो यहाँ पे गोल्ड और टंगस्टन में अगर बात किया जाए तो ऑब्वियसली टंगस्टन को ज्यादा फेवर किया जाता है एज कम्पेयर टू द गोल्ड के, बिकॉज गोल्ड ऑब्वियसली बहुत ही कॉस्टली है और मिलना बहुत ही रेयर है। इसका इसका ये आसानी से फ्री फॉर्म में मिलता नहीं है। गोल्ड को बनाने की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, कॉस्टली काफी ज्यादा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि गोल्ड एक ऑर्नामेंट में आता है, तो उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए गोल्ड की थोड़ी डिमेरिट्स है, और टंगस्टन का क्या है, मेरिट है। और ऑब्वियसली बम्बार्डमेंट करने के लिए फाइन पार्टिकल का होना बहुत जरूरी होता है। जितना फाइन पार्टिकल होगा उतना अच्छे अच्छे से आसानी से क्या होगा, पेनिट्रेशन हो सकेगा। राइट। तो इस क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से टंगस्टन और गोल्ड का यूज करने की जरूरत क्यों है, क्या इनका पर्पस है यूज करने का, और क्या इनका फायदा है, और क्या इनके डिमेरिट्स हैं। तो होपफुली कि अभी इस डिस्कशन से इस क्वेश्चंस को लेकर के काफी सारा आइडिया आपके मन में बन गया होगा। एक बार अगर आपके मन में आइडियाज जनरेट हो जाएंगे ना, तो फिर आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। और लिखने के लिए मैंने आपको सजेशंस पहले ही दे रखे हैं कि आपको क्या करना है। जिस किसी को भी लगता है, ऑनेस्टली अपने आप से आप ऑनेस्ट रहिए, जिस किसी को भी लगता है कि उनकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, तो प्लीज आप लोग डेली बेसिस पे एक क्वेश्चंस का आंसर खुद से, जैसे ये मान लीजिए ये सारा पेपर अभी आपको मिल जाएगा, और ये क्वेश्चंस आपने एक पकड़ा और उसको अपने हिसाब से आप लिखना शुरू कीजिए। 250, 200, 150, 300 वर्ड आप लिखिए। देखिए कि आपके पास कितना वोकाबुलरी है, कितना आपके पास लिखने की पोटेंसी है, आप कितना लिख पाते हो। क्योंकि ऐसा होना लाजमी है कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो, लेकिन आपके राइटिंग स्किल हो सकता है खराब हो। और बहुत सारे केसेस में ये मैंने देखा है अपने 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में, कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चों की राइटिंग स्किल खराब होती है। डेफिनेटली उनकी उनका जो अंडरस्टैंडिंग हो बहुत स्ट्रांग होती है, और उनका रिस्पॉन्स देने का तरीका बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब बात लिखने की आती है, एक्सप्रेस करने की आती है, तो पता लगा वो लिख नहीं पाते हैं। तो ये चीज आपको अपने आप से सॉर्ट आउट करना है, और आपको देखना है कि हाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको कि लिखने में प्रॉब्लम आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा है। ब्रीफली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटीजन्स। ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पास नोट्स भी है, आपको पढ़ाया भी हूँ, सारा सब कुछ बताया भी हूँ। तो आई डोंट थिंक कि इस पे ज्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत है। तो इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट बायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, 3 यूनिट से सवाल आपके बन चुके हैं। सो डेफिनेटली नॉर्मली अभी किसी को आइडिया है एंटीजन को लेकर के, मतलब बता सकता है कोई? देन व्हाट इज द देन व्हाट इज द इम्यूनोजेन? ओके, तो यहाँ इस वाले सवाल में मीन्स क्वेश्चंस में आपको इम्यूनोजेन और एंटीजन को पहले आप डिफाइन भी कर दीजिएगा, अगर आपके सवाल में ये क्वेश्चंस में आता है। बिकॉज ये जो क्वेश्चंस पूछा गया उनका मीन वही है, वो इम्यूनोजेन के बारे में ही पूछ रहे हैं, मतलब कि जानना वही चाह रहा है सवाल से। बट एंटीजन टर्म दिए रखा है, तो थोड़ा सा आप उसको ब्रीफ भी करेंगे तो आपको आपकी जो राइटिंग होगी वो थोड़ी एक्सप्रेसिव होगी, और एग्जामिनर बड़ा इम्प्रेस होगा कि सर चलो बच्चे में ये क्लियरिटी है कि हाँ इम्यूनोजेन और एंटीजन का क्या मतलब है। राइट। वैसे टेक्निकली आप एंटीजन को इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं, सॉरी तो इम्यूनोजेन के नाम से। तो इम्यूनोजेन जो है वो आपका इंटर कन्वर्जिबल वर्ड दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे डिफरेंसेस है, और आपको डिफरेंसेस बहुत अच्छे तरीके से बताया भी हूँ और इसका नोट्स भी दिया हूँ। जो लोग नए अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं, और अभी मेरे ख्याल से बहुत सारे लेक्चर्स उन लोगों ने नहीं देखा होगा, आप वीडियोस लेक्चर्स को देखते रहिए, और अगर कहीं पे भी आपको कुछ डाउट होता है तो अभी जो क्लासेस लग रही हैं उनमें आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ लीजिएगा। इम्यूनोलॉजी वाले सेक्शंस में आपको काफी सारा चीज नया नया जानने को भी मिलेगा। तो एंटीजेंस की प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, तो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बताई थी एंटीजेंस को लेकर के, कि एंटीजेंस के जो फीचर्स होते हैं, किस चीज पे डिपेंड करता है एंटीजेनिसिटी किसी भी एंटीजन का, वो पैरामीटर्स आपको बताने होंगे। लाइक एज मैंने बताया था मॉलिक्यूलर वेट, लाइक एज मैंने बताया था फॉरेननेस, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी,
केमिकल नेचर, ये सारा आपको 4 पैरामीटर्स था और इन चारों पैरामीटर पे ही डिपेंड करता है किसी भी एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी, उसको आपको बताना होगा। ओके, एपिटोप क्या होता है? देन पैराटोप, व्हाट इज पैराटोप? ओके, सपोज अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि मान लीजिए आपका ये कोई एक एंटीजन है और दूसरा यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एंटीबॉडी है, राइट? लेट मी चेंज द कलर। सो किसी भी एंटीजन का पूरा इंटायर एंटीजन जो होता है वो एंटीजेनिक नहीं होता, उसका कोई एक फ्रैक्शन, कोई एक फ्रेगमेंट, कोई एक पार्ट जो होता है वो एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट से क्या करता है, बाइंड करता है। तो जो पोर्शन, जो पार्ट किसी भी एंटीजन का एंटीबॉडी के उस पार्ट से जाकर के इंटरेक्ट हो सके, जहां जिसको कि आप पैराटोप बोलते हैं, उस वाले पार्ट को आप एपीटोप बोलते हैं। तो एंटीजन का जो पार्ट होगा उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द एपीटोप। और एंटीबॉडी के जो होगा उसे आप क्या बोलते हैं, दैट इज द पैराटोप। तो ये आपका है दैट इज द एंटीबॉडी और ये क्या है आपका एंटीजन। तो एंटीजन का वो पार्ट जो कि डिटरमाइन करता है या जाकर के इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको आप बोलते हैं एपिटोप। और एंटीबॉडी का वो पार्ट जो कि किसी एंटीजन के एपिटोप से बाइंड करता है, उसको आप बोलते हैं पैराटोप। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर, क्लियर है। ओके, तो जब आपको अगर इस टाइप के सवाल अगर आए तो आप एग्जैक्टली सिर्फ एंटीजन लिख करके भाग में जाइए। आपको